हम अक्सर कहते हैं ना कि आपका फेस आपकी थकावट, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और इसके साथ ही साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। मगर अक्सर हम इसे समझने में बहुत गलती कर देते हैं। मैं अपनी एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ। सबसे पहले मेरे फेस पे पिंपल होना स्टार्ट हो गए, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल के साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करना शुरू हो गया और जो है पल्स रेट कभी हाई कभी डाउन, सांस का फूलना शुरू हो गया, थकावट हो गई, एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती थी, इवन वॉक भी नहीं कर सकती थी। फिर स्टमक एक स्टार्ट हो गया और जैसे ही स्टमक स्टार्ट हुआ तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन में तो हम सब एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर की तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं रहती। तो मैंने भी जनाब सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी। कभी मैं ओमेप्राजोल ले लेती, कभी डाइजेशन के लिए कोई सिरप ले लेती, कभी कोई हर्बल टी वगैरह ले लेती। तो और इसके साथ ही साथ अपने फेस के लिए और अपने हेयर फॉल के लिए मैंने होम रेमेडीज़ और हेयर मास्क, कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो फेशियल और स्किन पॉलिश वगैरह से काम चला लेती। उससे कुछ दिन तो मेरे आराम से निकल जाते थे, मगर फिर वही हाल होता था। फिर मैंने अपनी डाइट की तरफ तवज्जो दी और जो है मैंने सैलड लेना शुरू कर दिए, डिटॉक्स वाटर लेना शुरू कर दिया, हेल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। जंक फूड शुरू से ही ना होने के बराबर थी मेरे घर में। और इसके बाद जो है इन प्रॉब्लम्स के बाद मैंने जो है जंक फूड बिल्कुल ज़ीरो के बराबर कर दिया, बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया हमारे घर में। मगर मेरे स्टमक की जो प्रॉब्लम और मेरे फेस एक्नी और पिंपल वगैरह के प्रॉब्लम जो थे वो जूं के तूं थे, वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता चक्कर आना शुरू हो गए। खड़े बैठे चलते हर वक्त चक्कर ही होते थे। इवन सोते वक्त भी मुझे ऐसे लगता था मेरा सर जो है नीचे गहराई में धंसता जा रहा है। एनजाइटी और जो गुस्सा है वो बिल्कुल पीक पे थे। फिर किसी डॉक्टर ने, जो कि एक्सपीरियंस्ड और एक प्रोफेसर डॉक्टर था, उसने हमें मशवरा दिया कि किसी न्यूरो फिजिशियन को आप जाके चेकअप करवाएं। लो जी, कुछ सुकून का सांस मैंने लिया कि अब जो है इस डॉक्टर ने मुझे सही गाइड कर दिया, मैं किसी न्यूरो फिजिशियन के पास जाती हूँ। न्यूरो फिजिशियन के पास मैं चली गई, उन्होंने सीटी स्कैन करवाई। जब उन्हें सीटी स्कैन के बाद भी कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने जो है एनजाइटी और डिप्रेशन वगैरह की दवाइयाँ देना स्टार्ट कर दी। ट्रैंकुलाइज़र शुरू हो गए। सारा दिन सोने और चक्कर होने की वजह से जो है मेरा घर पूरा डिस्टर्ब हो गया था। बच्चों की पढ़ाई और उसके साथ हस्बैंड की ऑफिस की टाइमिंग, पूरे घर का सिस्टम आप सबको पता है, एक फ़ीमेल अगर बीमार है तो पूरे घर का सिस्टम जो है उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो जनाब यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। मैं समझी अब जो है इन सारी दवाइयों के बाद चलें, जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके बाद मेरी तबीयत सही हो जाएगी, जैसे जैसे इन मेडिकेशन की मुझे आदत हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम जो है सीवियर होती गई, बहुत ज़्यादा वर्स होती गई। मुझे स्टमक एक जो है अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बैक तक पेन जाने लगा, शोल्डर्स और जो है नेक तक पेन आना स्टार्ट हो गया। और इस कदर चुभने वाला पेन होता था ना कि समझ नहीं आती थी ये कैसा पेन है। और जो है जो पेन किलर के बगैर ख़त्म नहीं होता। सिर्फ पेन किलर ही नहीं, आईवी तक बात पहुंच गई, यानी पेन किलर इंजेक्शन के बगैर बिल्कुल भी आराम नहीं होता था। इस दौरान मैं डॉक्टर्स को भी दिखाती रही, वो मुझे स्टमक के लिए मेडिसिन दे देते थे, पेन किलर दे देते थे और इसी से कहते थे कि तबीयत सही हो जाएगी। मगर मुझे डायरिया रहना शुरू हो गया। फिर मुझे एटलीस्ट महीने में एक बार तो डायरिया ज़रूर होता था। फिर इस कदर एक दफ़ा तबीयत ख़राब हुई कि मेरे स्टमक में इतना पेन हुआ, मुझे लगता था मेरे स्टमक को किसी ने मुट्ठी में इस तरह जकड़ लिया हो कि मेरा जो है स्टमक अभी फटने वाला हो। तो हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं उस दम बेहोश हो गई। और जब मेरी हालत थोड़ी थोड़ी स्टेबल हुई, मैं होश में आ गई, तो उसी दौरान मेरी अम्मी की कॉल आ गई। मेरी अम्मी जो है वो दूसरी सिटी में रहती हैं। तो उन्होंने जब मेरी सारी कंडीशन सुनी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। वहाँ जो है उनका किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से स्टमक के जो अल्सर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जी मैं चली गई अपनी अम्मी के पास। वहाँ जाके मैंने उस डॉक्टर का जो है नंबर लिया, उससे अपॉइंटमेंट ली। वहाँ जाके जब मैंने डॉक्टर को अपनी सारी कंडीशन बताई, उन्होंने मेरी कंडीशन सुनने के बाद मुझे कोई भी मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं की। मुझे बताया कि जाके आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड के बाद आके जब मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा योर गॉल ब्लैडर इज़ एट इट्स वर्स्ट कंडीशन। मेरा गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ता भी कहते हैं, पित्त की थैली भी कहते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में था। इन्फेक्शन हुआ था। 50 mm की जो उसके अंदर स्टोन्स थी और वो जो है पार्सली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक साइड से सिकुड़ा हुआ था। तो यहाँ सारी प्रॉब्लम जो है मेरे सामने आ गई। तो डॉक्टर ने कहा आपका जो है ऑपरेशन ही होगा एज सून एज पॉसिबल। मगर इसके बाद मेरी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मुझे 10 से 15 दिन की दवाइयाँ दी गई। नॉर्मली ये होता है कि हमारा लीवर जो है एक बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल एक लिक्विड है और ये लिक्विड जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, हमारे पित्ते के अंदर जो है डाल देता है। फिर वहाँ से वो लिक्विड जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। लेकिन यहाँ पे सारा सिस्टम उल्टा हुआ था, क्योंकि पित्ता जो है अपनी बुरी कंडीशन में था और वो सारे का सारा जो वो लिक्विड था वो बॉडी में ही रिलीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम जो था वो ख़राब हुआ था। आई गेस डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही समझा
समझाया था। फिर जनाब 10 से 15 दिन की जो है मैंने दवाइयाँ ली, उसके बाद मुझे ऑपरेशन की डेट दी गई और मैंने जो अपना ऑपरेशन है वो हेल्थ कार्ड के क्रेडिट पे करवाया था। मेरा ऑपरेशन और मेरा हेल्थ कार्ड का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो यहाँ जो वीडियो का मकसद था वो ये था कि आई एम श्योर मेरे जैसी और भी बहुत सारी बहनें होंगी जो अपनी कंडीशन को इग्नोर करती हैं, सेल्फ मेडिकेशन करती हैं और अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। इन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 हरगिज़ ऐसा मत करें। अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से रजू करें। स्टमक में पेन होता है और जो है अगर थोड़ा सा भी आपको फील होता है स्टमक से थोड़ा सा राइट साइड पे हल्का सा भी अगर राइट साइड पे जो है पेन होता है और ये पेन आपकी जो है बैक तक चला जाता है, शोल्डर तक चला जाता है, तो फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर से जो है चेकअप करवा लें। मुमकिन हो तो खुद ही अल्ट्रासाउंड करवा लें, क्योंकि पित्ते का दर्द जो है अकॉर्डिंग टू साइंस 80% फीमेल के अंदर होता है। और हमें मिसकंसेप्शन इसीलिए भी होती है कि स्टमक और जो है गॉल ब्लैडर बिल्कुल साथ साथ होते हैं और अक्सर जो गॉल ब्लैडर का पेन होता है वो मैदे का दर्द ही एज्यूम किया जाता है, उसको ऐसे ही समझा जाता है कि जैसे ये मैदे के अंदर स्टमक के अंदर ही दर्द हो रहा है। तो जी एक अहम बात बताती चलूँ, इंटरनल बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसे हमारा फेस जो है इंडिकेट करना शुरू कर देता है। अपनी स्किन के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसको फील करें, प्रॉब्लम को फिगर आउट करें और फौरी इलाज करवाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। अपना ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है, आप अपना ख्याल रखें, ख़ुद से प्यार करें। कोई कहे या ना कहे, आप एज अ फ़ीमेल बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आपको अगर कोई और एडमायर करता है या नहीं करता ये उनका हेडेक है। आखिरत में भी आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा, आपको जो खूबसूरत बॉडी दी गई, हेल्दी बॉडी दी गई, ब्रेन दिया गया और अच्छी सेहत दी गई, उसको आपने कहाँ इस्तेमाल किया और उसका ख्याल रखा या नहीं रखा। तो जी अब मेरा ऑपरेशन हो चुका है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही हूँ। मेरा ओवरऑल ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हेल्थ कार्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा और जी गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद जो है आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, क्या क्या एहतियातें करनी पड़ती हैं, आपकी तबीयत क्या क्या फेस करती है, ये सारे का सारा एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। तो यहाँ पर मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरी कोई बहन अगर मेरी इस स्टोरी से रिलेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर जो है कोई भी इससे रिलेट नहीं करती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत आइएगा, कि मैं समझ जाऊँगी कि सिर्फ मैं ही हूँ जो अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेती हूँ। तो जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक को रूटीन बनाइए, जंक फूड को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कर दीजिए, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी बहुत 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 दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।